रामनगर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वानिकी दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। गर्जिया मंदिर में किए दर्शन पूजन। अब पीएम मोदी और अमित शाह से मिलेंगे तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले में आने का देंगे निमंत्रण। कुंभ मेले में कोरोना संक्रमण को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जाहिर की चिंता। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। और चंपावत के मां पूर्णागिरि धाम के मुख्य मंदिर की पहाड़ी में लगी आग। श्रद्धालुओं में मची भगदड़। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में हिंदू युवा वाहिनी का विवादित कारनामा सामने आया है। हिंदू युवा वाहिनी ने राज्य के अनेक मंदिरों में बैनर फ्लेक्स लगाकर के गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद करने की मुहिम शुरू की है। रविवार को कई मंदिरों के बाहर ऐसे बैनर लगाए गए जिनमें गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही की बात लिखी गई है। हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा ने यह बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में पूरे राज्य में अनेक जगह मंदिरों देवालयों को विधर्मियों से बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून के डोईवाला, प्रेमनगर समेत कई इलाकों के करीब 50 मंदिरों में ये बैनर लगाए गए हैं। मंदिर के बाहर रिफ्लेक्स बोर्ड लगाकर के सूचना लिखी गई है कि यह मंदिर हिंदू समाज का पवित्र स्थल है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों, अपनी माँओं, उनकी सुरक्षा के लिए। अब काफ़ी समय से हम लोग भी देख रहे हैं, आप सब लोग भी देखते हैं जब कैसे हमारे मंदिरों में कुछ विधर्मी लोग जो हमारे समुदाय के नहीं हैं वो घुस के हमारी मूर्तियों को कैसे क्षतित करते हैं, हमारी बहू बेटियों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं। वहाँ पर मतलब जो कार्य करते हैं वो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो उनका प्रवेश वर्जित है, इसलिए ये लगाया गया है क्योंकि उनका मंदिरों से कोई काम नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी का ये कारनामा, ये तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है और इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस तरीके का बैनर जो है वो मंदिरों के बाहर लगाया गया है हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से। उत्तराखंड में इस तरीके का मामला सामने आया क्योंकि इससे पहले एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें एक बच्चा जो है, एक लड़का पानी पीने के लिए मंदिर में गया और उसकी पिटाई का जो वीडियो है वो वायरल हुआ और उस पर सवाल उठे। तरह तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए उस पूरे मामले पर कि पानी पीना क्या गुनाह है, और इसी तरीके का भी ये मामला यहाँ पर सामने आया। लेकिन यहाँ पर वजह जो है वो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ और बताई गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ लोग, कुछ विधर्मी लोग मंदिरों में घुसते हैं, मूर्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के ताकि इस तरीके की घटनाएं ना घटें मंदिर में, वहां पर जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश जो है वो वर्जित किया गया है। वहीं रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने नैनीताल के रामनगर स्थित गर्जिया देवी मंदिर में माता के दर्शन करके वहां पर पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम ने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की है। गौरतलब है कि इस अवसर पर उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी सीएम के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वो 22 मार्च से 24 मार्च तक दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों को कुंभ मेले में आने का निमंत्रण देंगे। उत्तराखंड में चुनावी वर्ष कुंभ मेले का आयोजन, चार धाम यात्रा की तैयारी, चार धाम ऑलवेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से संबंधित मसलों, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे उपायों की जानकारी देंगे और इस दौरान
उनकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तैयारी है। वो राज्य सरकार की विकास योजनाओं से जुड़े लंबित प्रस्तावों की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रियों से पैरवी करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की अभी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट नहीं हुई है। दोनों शीर्ष नेता पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहे। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण न फैले, इसे लेकर के अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी अब चिंता जाहिर जो है वो की है और उन्होंने मेले के दौरान संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह कहा है कि उत्तराखंड दौरे पर कई उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम की ओर से कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर के चिंता जाहिर की गई है। इस बारे में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम की ओर से उठाई गई चिंता को खास तवज्जो दी है। उन्होंने ये लिखा है कि कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा है कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में हर दिन 10 से 20 तीर्थयात्री और 10 से 20 स्थानीय लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। राज्य को सूचित किया गया है कि हरिद्वार में प्रतिदिन की जाने वाली कोरोना जांच पर्याप्त नहीं है, यानी कि जांच बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सलाह जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को दी गई है। के मुख्य सचिव को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कुंभ मेला, क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, लगातार हरिद्वार में तैयारियां की जा रही हैं। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो इंतजाम किए गए हैं कोरोना से रोकथाम के लिए वो पर्याप्त नहीं है, जाँच और तेजी से बढ़ानी होगी। वानिकी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। और ये मेरी लोकसभा का विधानसभा का भी क्षेत्र है, तो बार बार आपके बीच में आना जाना रहा है। संगठन के नाते पहले भी आता जाता रहा हूं, लेकिन लोकसभा में पार्लियामेंट में जाने के बाद भी आपके बीच में कई बार आना हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वरिष्ठ नेतृत्व के कारण मुझे ये बागडोर जो सौंपी है और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मुझ पर विश्वास किया है, मैं निश्चित खरा उतरूंगा और आपके जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान करने का भरसक प्रयास करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और जो कि 2012 से मनाया जा रहा है, वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित बारे में जो किया, तो यहाँ भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें और कठिनाइयां उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया, इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व
होना चाहिए और जिससे आजीविका रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहां की पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत नहीं तो उस और आगे भी बढ़ रही है। बहुत सारे काम आप ही माननीय हरक सिंह जी ने जैसे बताया, मंत्री जी ने, वह सब आपके सामने हैं। राज्य की आधी आबादी महिलाओं से और उनकी भागीदारी, और इसीलिए हमने प्रयास किया कि हम उसको स्वरोजगार की ओर लेके जाएं। और वास्तव में उस दौर को हमने जब देखा तो रात दिन हमारे पास फोन ऐसे ऐसे आते थे कि बड़ा कष्ट होता था, रात को नींद नहीं आती थी। हमारे पास बहुत प्रदेशों से, स्टेटों से फोन आते थे, हमको लेके जाओ, हम बच नहीं पाएंगे, ट्रेन लगाओ, बसें लगाओ, लेकिन लेके जाओ। ऐसा जब फोन आते थे तो मन में बड़ा कष्ट होता था। बंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, दिल्ली एनसीआर से, लेकिन हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से कई ट्रेनें लगाई। उन प्रवासियों को हमने यहां लाने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते। लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है, फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, महाकुंभ मेले में आए साधु संत और नागा बाबा अपनी अपनी परंपरा के अनुसार तपस्या में लीन हैं। गंगा किनारे चिलचिलाती धूप में नागा बाबा गर्म रेत पर अग्नि के घेरे में बैठ करके तपस्या में लीन है और नागा बाबाओं का ये कहना है कि वो अपने गुरुओं की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और 12 साल की तपस्या में लीन 5 नागा बाबा अलग अलग मौसम में रह करके तपस्या कर रहे हैं। गर्मी में गर्म रेत पर बैठ करके चारों तरफ अग्नि का घेरा बना करके, सर्दी में पानी में खड़े होकर के और बरसात में पेड़ के नीचे बैठ करके ये साधु तपस्या करते हैं। और तपस्या कर रहे बाबा रविंद्र गिरी ने यह बताया है कि उनका आश्रम मरोली गांव राजस्थान में है और उन्होंने ये बताया कि अलग अलग नियमों के अनुसार तपस्या की जाती है। वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा से 12 साल की तपस्या में जुटे हैं और ये शिवरात्रि के दिन शुरू होती है और ज्येष्ठ माह में आने वाले दशहरे पर गुरु की आज्ञा से ही समाप्त होती है। तपस्या का समापन गुरु महाराज कहीं भी करा सकते हैं, चाहे गंगा के किनारे हो या फिर यमुना के किनारे। इस समय उनकी तपस्या बैरागी कैंप में गंगा के किनारे चल रही है और यहाँ पर वो अग्नि का घेरा बना करके गर्भ रेत पर बैठकर सफेद चादर ओढ़ करके तपस्या में लीन है। और वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित मां
पूर्णागिरि धाम के मुख्य मंदिर की पहाड़ी में रविवार को अचानक से आग लग गई, जिससे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और घटना के वक्त धाम में करीब 4000 श्रद्धालु थे। अच्छी बात यह रही कि आग से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, भगदड़ में भी कोई श्रद्धालु चोटिल नहीं हुआ। सूचना है कि अब मंदिर की पहाड़ी से दूसरी तरफ से जंगल में आग लगी है और सूचना पर पुलिस और अग्निशमन दल भी वहां पर पहुंचा, जिन्होंने समय रहते आग पर काबू पाया। बताया गया है कि पहाड़ी के जंगल में लगी आग फैल करके मुख्य मंदिर की पहाड़ी तक पहुंच गई थी और रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। पूर्णगिरि मेले में इस बार एक दिन में सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पुलिस ने एसओपी जारी कर दी है और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के साथ ही सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कोरोना के कारण पिछले वर्ष 6 दिन बाद ही मेला स्थगित करना पड़ा था और इस बार भी संक्रमण की देश में फिर से बढ़ती हुई रफ्तार देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और इसके तहत 30 मार्च से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सल्ट विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रभारी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल सांसद अजय भट्ट, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में सरकारी डिग्री कॉलेजों में 4G कनेक्टिविटी देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह कहा है कि 1 महीने में प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी। 4G कनेक्टिविटी लागू होने से छात्र आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे और शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि कनेक्टिविटी देने के साथ प्रदेश की उच्च शिक्षा में और कई बदलाव किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की दिशा में बढ़े कदमों से उच्च शिक्षा विभाग खासा उत्साहित है। धर्मनगरी हरिद्वार के टिबड़ी क्षेत्र में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर का आयोजन डॉक्टर हिमांशु प्रकाश ने करवाया। बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इस शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान डॉक्टर हिमांशु ने यह बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिविर में पहुंचकर अपनी जांच करवाई और शिविर का लाभ उठाया। अभी तक 40 से 45 लोग आए हैं, हमारे पास पहुंचे हैं। जहाँ शिविर का उद्देश्य ये है कि लोग जो है बीमारी से दूर रहें, अगर यदि कोई समस्या है तो उसका अपना समाधान कराएं। तो जीवन शैली में किस तरह से बदलाव लाकर बीमारी से बचा जा सकता है, इस पर क्या राय देंगे? जीवन शैली में यदि बीमारी से बचना है तो फास्ट फूड खाना पीना जो हमारा ना बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, हम ऑयली की तरफ जा रहे हैं। फास्ट फूड, अंडा, मीट, मांस, चिकन, इनसे बचें। और जैसे कोविड में भी लोगों ने अपना ध्यान रखा, इस तरह से ध्यान रखें तो कुछ हद तक हम बीमारी से दूर सकते हैं। तो क्या निःशुल्क जांच शिविर है? जी, निःशुल्क जांच शिविर। तो कितना देखते हैं आप कितनी राहत मिलेगी इस तरह के जांच शिविरों से लोगों को? हरिद्वार की नवनियुक्त लोकपाल मिथिलेश तोमर ने रुड़की सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों के पूछने पर मिथिलेश तोमर ने यह बताया कि सरकार ने जो विश्वास उन पर किया है उसको वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। मिथिलेश तोमर ने ये कहा कि जो भी शिकायत उन्हें और उनके कार्यालय को प्राप्त होगी उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा और साथ ही मनरेगा से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुझे लोकपाल पद पर मेरी नियुक्ति की गई है शासन के द्वारा और मैं इसमें जनता को मतलब न्याय दिलवाने का काम करूँगी। जो पीड़ित गरीब असहाय मजदूर लोग हैं उनको न्याय दिलवाने का काम करूँगी। तो क्या शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं आपके पास? शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। तो आप जो शिकायतें आई हैं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगी? हाँ, तो मैं उनसे उनके ब्लॉग के वीडियो से आख्या मंगवा ली है। जैसे ही आख्या आती है तो मैं उस पर देखते हुए जांच करते हुए और मैं अगर उससे जांच से संतुष्ट नहीं होती तो मैं क्षेत्र में जाके उसकी जांच करूंगी। अच्छा, जैसे कि आप महिला हैं तो महिला हित के लिए कुछ विशेष? हाँ, मेरा जोर महिला सशक्तिकरण पे ज़्यादा रहेगा और जैसे गरीब महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा। देश के
कई हिस्सों में कोविड के मामले बढ़ने के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने भी एहतियातन उपाय शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित विभागों की बैठक लेते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए संक्रमित क्षेत्रों से आने वालों की रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन, ISBT, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर रोजाना होने वाली जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, पुलिस विभाग और सभी उप जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोविड संक्रमण वाले क्षेत्रों से आने वाले लोगों को लेकर के अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसलिए सीमा, चेकपोस्ट, आशा रोडी, कुल्हाल, रायवाला और रेलवे स्टेशन, ISBT और एयरपोर्ट पर निगरानी रखी जाए। किसी भी व्यक्ति में अगर लक्षण दिखें तो उसकी तुरंत जांच करवाई जाए। उन्होंने ये बताया कि अभी कुछ स्थानों पर जांच की जा रही है, जिसकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी SDM को अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना जागरूकता के कार्यक्रमों में तेजी लाने और लोगों को मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पुलिस के साथ समन्वय करते हुए सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में कोरोना ज्यादा घातक रहा है और प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दर्ज की गई है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण की दर कम रही है और कोविड काल के एक साल के भीतर प्रदेश में 1704 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछले साल देश में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद उत्तराखंड भी अलर्ट हो गया था। विदेश यात्रा से लौटे इंदिरा गांधी वन अनुसंधान अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ ही कोरोना उत्तराखंड पहुंचा और देश के कई राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। 22 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन लग गया था। अप्रैल तक राज्य में संक्रमण की रफ्तार धीमी थी और इसके बाद दूसरे राज्यों से जमातियों और प्रवासियों के लौटने से प्रदेश में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ा। संक्रमित मामलों के बढ़ने से राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रदेश की संक्रमण दर, सैंपलिंग, रिकवरी दर में उतार चढ़ाव आता रहा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण के लिए वहां पर नया जिला बनाने की मांग अब बहुत हद तक जायज भी मानी जा रही है। गैरसैंण प्रदेश के सबसे बड़े जिले चमोली का ही हिस्सा है और चमोली में मात्र प्रदेश की कुल जनसंख्या के करीब 4% लोग ही रहते हैं। प्रदेश में इस समय 13 जिले हैं और आकार से लेकर के जनसंख्या, पहुंच आदि के हिसाब से इन सब के बीच काफ़ी अंतर है और यही वजह है कि प्रदेश में नए जिलों के गठन की मांग अब लगातार उठ रही है। प्रशासनिक और अन्य सुविधाओं के हिसाब से 8 नए जिले के गठन के बाद तो खुद बीजेपी ने की है और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण को चमोली जिले से हटाकर के नया जिला बनाने की मांग भी इसी में शामिल है। नया जिला बनाने में प्रदेश सरकार भले ही केंद्र से सहयोग की बात करती हो, लेकिन नया जिला बनाना पूरी तरह से प्रदेश सरकार के हाथ में है और सरकार को इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर के आना होगा। इसके साथ ही जिला नियोजन समिति का गठन करना होगा और बुनियादी ढांचे के तहत जिलाधिकारी सहित राजस्व क्षेत्र का पुनर्गठन करना होगा। टिहरी झील में एडवेंचर स्पोर्ट्स की बढ़ती गतिविधियों और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस यहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने जा रही है। इसके तहत झील में जल्द ही एक हाई स्पीड मोटर बोट तैनात की जाएगी और यह बोट SDRF की ओर से खरीदी जा रही है और झील में कोई भी घटना होने पर मोटर बोट से तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने यह बताया कि अतिवृष्टि, बादल फटना और त्वरित बाढ़ की घटनाओं के दौरान SDRF के द्वारा राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक स्पीड मोटर बोट और 2 रेस्क्यू मोटर बोट का क्रय किया जाएगा और इनका प्रयोग टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटकों और स्थानीय जनता की सुरक्षा, जलीय आपदाओं में समय समय पर आयोजित होने वाले स्नान पर्वों और कांवड़ मेला और कुंभ मेले में प्रभावी बचाव के लिए किया जा सकेगा। 40 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैली टिहरी झील में अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राफ्ट कयाक का सहारा लिया जाता है और इससे प्रभावितों तक उतनी तेजी से मदद नहीं पहुंच पाती है। वहीं नदियों में श्रद्धालुओं के डूबने की घटनाओं को देखते हुए रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और ऋषिकेश के शिवपुरी और त्रिवेणी घाट में जल पुलिस तैनात कर दी गई है और PAC की 2 बाढ़ राहत कंपनियों का गठन भी किया गया है जो राहत कार्य में जुटेंगी।
हाई स्पीड मोटर बोट की अब तैनाती की जाएगी और इसके लिए खरीदारी अब की जानी है। इस बारे में पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। जिस तरीके से टिहरी झील में एडवेंचर स्पोर्ट्स में लगातार वहां पर रुचि जो है पर्यटकों की देखने को मिल रही है और उसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुधवार को मीडिया कर्मियों पर हुए हमले की घोर निंदा करते हुए यह कहा कि जो आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं उसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी और इसके लिए वो डीजीपी से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी चौथे स्तंभ पर हमला करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त उत्तराखंड पुलिस कितनी सुस्त है। 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक एक की भी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई। ये गंभीर बात है, मैं डीजी साहब के संज्ञान में लाऊंगा। क्या कहना है, किस तरह की कानून व्यवस्था आप बिल्कुल आप लाएंगे? कानून व्यवस्था पर आप क्या भाजपा की सरकार कहना कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आते हैं। अभी तक 5 दिन खनन माफिया यदि राज्य का संचालन करेंगे और पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आवाज कौन? इस बीच एक बड़ी खबर है कि बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में उपचुनाव के लिए 6 दावेदारों के नाम पर मोहर लगाई गई है। कहा जा रहा है कि इनमें विधायक जीना के भाई महेश जीना और दिनेश मेहरा, यशपाल रावत, गिरीश कोटनाला और प्रताप सिंह और राधा रमन शामिल हैं। अब ये पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह बताया है कि प्रत्याशी चयन के संबंध में पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा। और कौशिक ने यह कहा है कि बीजेपी के दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है और वहां के निवासियों के मन से भाजपा के प्रति विश्वास है। ये विश्वास पार्टी के पक्ष में जाए और इस पर भी बैठक में विचार किया गया। बताते चले कि उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा का उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है और इस बीच बीजेपी कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अहम ऐलान किया है। उन्होंने यह कहा कि केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अलावा यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई और प्रतिबंध नहीं होगा। आपको बता दें कि इस साल कुंभ मेले का आयोजन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है और अप्रैल में 3 शाही स्नान किए जाएंगे। 12 और 14 अप्रैल को सभी 13 अखाड़े पवित्र डुबकी लगाएंगे, जबकि 27 अप्रैल को बैरागी अखाड़ा पवित्र डुबकी लगाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 100 टीमों का गठन किया गया है, जबकि कोविड-19 परीक्षण करने वाली टीमों की संख्या 40 से बढ़ाकर के 50 कर दी गई है और एम्बुलेंस की संख्या को भी 32 से बढ़ाकर के 54 कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टरों और 148 पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीम हरिद्वार पहुंच गई है। इसके साथ ही सभी महामंडलेश्वरों को आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।